नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल यानी अवकलन की। वैसे तो अवकलन आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब इसका जो उपयोग है वो भौतिक विज्ञान के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला है। कैसे होगा ये जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल क्या होता है। सबसे पहले तो डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल इज एन ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन कहते हैं ना कि जैसे हम कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। कोई फंक्शन है, कोई कार्य है, वहां जहाँ बोलते हैं ना कि अपन बोलते हैं ना घर के हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं कि वहां पे वो सारे काम हो रहे हैं, उस पूरे काम को मिला के वहां फंक्शन बोलते हैं। या फिर अपन कहते हैं कि आर्मी किसी ऑपरेशन पर है, इसका मतलब वो अपना कोई काम करना चाहती है, कोई काम कर रही है। तो एक तरह से डिफरेंशियल इज एन ऑपरेशन की एक ऑपरेशन है, ठीक है। उसी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। अब कहते हैं कि सर ये ऑपरेशन में होता क्या है, वो मेरी बात समझना ध्यान से आप। इसमें क्या होता है कि कोई फलन है या कोई फंक्शन है, जैसे y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया fx। सिंपल है, समझ आ गया, लिख दिया मैंने। f का मतलब फंक्शन होता है, y यहाँ पर आउटपुट है और ये है इन x यहाँ पर क्या है? इनपुट है। अगर मैं बात करूं तो f को बोलते हैं यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। समझ आ गया? x यहाँ पर है आउट इनपुट, x क्या है यहाँ पर? इनपुट। इनपुट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनपुट तो समझते हो आप, है ना। और ये क्या है अपना? आउटपुट, ठीक है। इसको बोल दिया हमने आउटपुट। अब क्या होता है कि कोई इनपुट दिया और उस इनपुट का फंक्शन क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम x का मान बदलते हैं, अगर x का मान परिवर्तित करते हैं तो किसका मान परिवर्तित होगा? y का मान परिवर्तित होगा। किसका मान परिवर्तित होगा? y का मान परिवर्तित होगा। इसका मतलब आउटपुट किस पे डिपेंड है? इनपुट पर डिपेंड है। अब ये इनपुट पे एक फंक्शन होगा, अब वो फंक्शन क्या होगा उसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल पर कौन सा डिपेंड है? ये वाला वेरिएबल चेंज। अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन जो y है, जो आउटपुट है, वो किस पर डिपेंड है? फंक्शन पे डिपेंड है, इनपुट के फंक्शन पर। जो इनपुट फंक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड। इसका मतलब ये ऑपरेशन एक काम करेगा, इसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल बोलते हैं। अब इसमें टर्म्स आती है। इनपुट का मतलब जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो इनपुट का मतलब होता है आने वाला, कि हम क्या उसको दे रहे हैं, और आउटपुट का मतलब वहां से अपने क्या मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ये चीज तो थोड़ा टफ लग रही है सर, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई बिल्कुल नहीं आएगा समझ। ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इसके एग्जांपल्स नहीं करोगे। तो अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे संयम रखना है, यानी आपको थोड़ा संभाल के रखना है खुद को। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे, आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी। इसका मतलब कोई एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड है और वो किस तरीके से काम करती है, ये चीज भी आप समझोगे, उसको फिर डिफरेंशियल बोलते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, डिफरेंशियल इज ए ऑपरेशन, कि ये एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के थ्रू हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या उसके जो काम है उस ऑपरेशन के थ्रू उसको सक्सेस, जैसे भी जो भी वर्क है हमें, या जो भी हमारा उस पर्टिकुलर कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करना है, उसी को हम समझते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल, ठीक है। अब इसमें टर्म्स आती है कि कोई एक आउटपुट है वो किसी इनपुट पर डिपेंड है, यानी किसी वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड है, तो वहां से वो किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है वो समझ लेना आप। यहाँ लिखते हैं विद रेस्पेक्ट, जैसे मैं आपसे लिखूं x विद रेस्पेक्ट टू, या आप ये बोल सकते हो कि डिफाइन, कि जो डिफाइन है, जैसे अगर हमने मान लीजिए x को चेंज करना है तो अपन लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा? मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। क्लियर? इस तरीके से अगर अपन इसको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं अपन dy रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, यानी dy अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू y, यानी dx अपॉन dy, सॉरी dx विद रेस्पेक्ट टू y, इसको क्या लिख देंगे? dx अपॉन dy। अगर मैं हिंदी में बात करूं कि सर ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये है परिवर्तन की दर,
x की परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। यानी अगर हिंदी में लिखें तो अपन ये बोल सकते हैं कि x में परिवर्तन की दर y के सापेक्ष, y के सापेक्ष। ये जो वर्ड है इसको अपन लिख सकते हैं भाई, ये पूरा जो वर्ड लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं अपन dx/dy। यही सिंबल होता है डिफरेंशियल का, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल यानी अवकलन। क्या बोलते हैं इसको, अवकलन। थोड़ा सा टफ पड़ेगा भाई आपको, मैं अभी बता दूं आपको, आप थोड़ा सा परेशान मत होना, बिल्कुल समझ आने लग जाएगा। इसके कुछ फॉर्मूलेज है, अब बस इतना पढ़ना है आपको कि अपने अगर मैं बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू y यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ y भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ y, ये भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर। तो अभी अपन बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने जरूरी है, वो है फॉर्मूला इन डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी फॉर्मूले पे हमें याद रखना है। यहाँ पर फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब अपना स्टार्ट होता है डिफरेंशियल, सही तरीके से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको। अभी तक ये कोई चीज आपको टफ लगी हो तो आप उसको माइंड मत करना, धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपना सही रखते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आने वाली है। ठीक है। सबसे पहले किसी नियत राशि का डिफरेंशिएशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसका ना, नियत राशि का यानी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटीज है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो वो क्या होगा, वो हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। यानी d/dx मैंने बोल दिया 5 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे इसको लिखने के लिए अपन ये भी बोल सकते हैं d/dx, और कोई कांस्टेंट हमने z दे दिया तो यहाँ पर लिख देंगे z इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर z कांस्टेंट है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट राशि है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी आपके पास है तो उसके अंदर जो भी आपका आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कांस्टेंट क्वांटिटी का आंसर क्या होगा, जीरो। ये तो आपका पहला फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए कि सर सेकंड क्या होगा। तो यहाँ पे सेकंड समझना, ये तो अपना अगर मान लीजिए दो कोई फंक्शन है, दोनों की दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो उनका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखना ध्यान से यहाँ पे, यानी d/dx, कोई दो फंक्शन है, एक अपना fx है, दूसरा अपना fy है। तो अपन इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दोनों को ऐड किया हुआ है तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, d/dx और यहाँ पे क्या बोल देंगे fx, ठीक है, प्लस d/dx और दूसरे पे क्या बोल देंगे fy, ठीक है। या चाहे आप x1 s रख दो, x1 x2, ठीक, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पे x1 रख दिया, यहाँ क्या रख दिया आपने, x2 रख दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कहीं पे मिलते हैं तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये तो जानते हो ना भाई, मैं अगर आपको सिंपल समझाऊं कि मैंने आपको बोल दिया 2 + 3, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x + 3x ही तो करते हैं। गणित में पढ़ा होगा, ऐसा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। वही तो हम कह रहे हैं कि कोई दो फंक्शन अगर ऐड है तो उनको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या, तो डिफरेंशिएट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन। मतलब कि सेकंड पार्ट आपका ये है कि जब भी मैं आपको यूज करवाऊंगा इनके बिहाफ पे, आपको एग्जांपल्स करवाने वाला हूं, लेकिन पहले सारे फॉर्मूले में एक बार क्लियर कर दूं तभी वो सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है हमारा, अगर कोई भी दो फंक्शन है उन दोनों को ऐड कर रखा है तो वो इस तरीके से हम सेपरेट करके उनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड की ओर, जो हमारा थर्ड है। अभी तो यहाँ पर ये दोनों किसमें थे, ऐड हो रहे थे। अब दोनों मान लीजिए आपसे कोई मल्टीप्लाई होते हैं या फिर कांस्टेंट है। थर्ड जो हमारा है वो इस तरीके से है कि ये कोई कांस्टेंट है, कैसे, d/dx। यहाँ पर दो है, एक तो fx है और दूसरा है fy। तो अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये x है, x वाला तो होगा, ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अपन अगर इसको लिखें, देखो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जो x होता है ना, उसके साथ में जो क्वांटिटी होती है वो तो कांस्टेंट नहीं होती, यानी नियत नहीं होती। और अगर दूसरी क्वांटिटी है तो वो नियत होती है।
क्या होती है? नियत होती है, यानी कांस्टेंट होती है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे एफ वाई और डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर अब करो सर ये तो हमें टफ लग रहा है, हो सकता है लगा हो, और कुछ बच्चों को समझ भी आ रहा होगा। जिनको टफ लग रहा है ना, वो थोड़ी देर वेट करना, हम इसके बहुत जल्द इसके एग्जाम्पल पे आने वाले हैं। और अगर आपने एग्जाम्पल देख लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आप ही कहोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, सर ये तो बहुत मजेदार है। सर समझ आ रहा है कि वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ये तो वेरिएबल फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया? यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा उस जो वेरिएबल फंक्शन है उससे बाहर निकल जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी सिर्फ वेरिएबल का होता है। डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता है। ध्यान रखने माइंड में, कांस्टेंट का नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन संभव है, जो बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, उसी के अंदर डिफरेंशिएशन हो सकता है। जो नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलेगा, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता, इसलिए उसको हम वहां से कांस्टेंट को लेके और उसको बाहर ले जाते हैं, यानी डिफरेंशिएशन जो फंक्शन है उससे उसको बाहर लेके चले जाते हैं, और वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है। यानी हमारे दो इसमें, ये तो कौन सा था? वेरिएबल था। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, ठीक है, और ये क्या था? हमारा कांस्टेंट था। आप कहोगे सर इसकी पहचान कैसे होगी? बिल्कुल भाई, यहाँ y है, यहाँ y है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। यहाँ x है, यहाँ x है, इसका मतलब ये वेरिएबल है। यहाँ x था, यहाँ x1 रखा, मैंने x2 रखा, इसलिए मैंने y नहीं रखा है। x1 भी x से जुड़ा हुआ है, x2 भी x से जुड़ा हुआ है, हालांकि वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जुड़ा तो x है ना, इसका मतलब दोनों क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो ये क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, यानी परिवर्तन जिसमें संभव हो, जिसमें परिवर्तन संभव हो उसे क्या बोलते हैं? अपन वेरिएबल बोलते हैं। ये तो अपना कौन सा था? तीसरा। अब देखते हैं अपन चौथे को। तो चौथा है वो इससे भी मजेदार है, वो फॉर्मूला है, वो याद रखना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कोई दो है, दोनों वेरिएबल फंक्शन है, दोनों वेरिएबल फंक्शन है, यानी इस तरीके से है fx1 dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय fx2, दोनों वेरिएबल है। तो इसको अपन किस तरीके से करेंगे? यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और अगर माइनस जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ प्लस माइनस कैसे में। अब इसमें देखना है कि सर ये मल्टीप्लाई में तो क्या होगा? इसमें क्या होगा कि पहले को कांस्टेंट रखना, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा fx1 कांस्टेंट, दूसरे कर दिया अपन ने तो d अपॉन dx, और यहाँ हो जाएगा fx2, मतलब पहला कांस्टेंट दूसरे का, फिर उसके बाद प्लस। ये चीज ध्यान रखना कि अगर पहले को हमने कांस्टेंट रख दिया, फिर दूसरे को क्या रखना पड़ेगा? हमें वहां पर प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जिसको हमने कांस्टेंट रखा था उसको तो फंक्शन मिला दो, जो फंक्शन में था उसको वेरिएबल था उसको कांस्टेंट मिला दो, यानी fx2, और अब क्या हो जाएगा? d अपॉन ds fx1। समझ आएगा? बहुत सारे बच्चों को तो बड़ा टफ लग रहा होगा, कह रहे सर ये तो क्या पढ़ा रहे हो आज। बिल्कुल सही बात है आपकी। किसी भी चीज को समझाने के लिए या उसको एक सही रूप में लिखने के लिए फिजिक्स की ये लैंग्वेज होती है कि उसको पहले उसका पैटर्न समझते हैं, और ये पैटर्न है, और पैटर्न आपको तब तक टफ लगेगा जब तक उसके पैटर्न के बिहाफ पे आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे। अभी मैंने न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, इन सभी पैटर्न पे, ये पैटर्न है, इस सभी पैटर्न पे आपके न्यूमेरिकल होंगे, और जब आपके न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएंगी, है ना। पहली बार ऐसा लगेगा, ये पैटर्न है कि अगर कोई दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि पहला फंक्शन कांस्टेंट तो दूसरा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट कर दो, जो कांस्टेंट था उसको डिफरेंशिएशन में ला दो, और बीच में प्लस का साइन लगा दो। ये क्या हो जाता है? हमारा नेक्स्ट पैटर्न हो जाता है, ठीक है। ये पैटर्न अगर आपका क्लियर हो गया हो तो फिर एक दूसरा एक नेक्स्ट अपना इसका है जो है चेन रूल। क्या है अगला? चेन रूल। चेन रूल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसका यूज भी आपके बुक में होने वाला है। तो अपना जो अगला है उसको बोल देंगे हम चेन रूल। मैंने आपको बोला कि अभी आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, मैंने फिजिक्स की बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो बेसिक है ये आपके सिलेबस में है। मैंने सिलेबस नहीं किया है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में है। तो
जब आपको नई क्लास मिलेंगी, सिलेबस वाइज मिलेंगी, लेक्चर वाइज सिलेबस होगा, उसको मैं स्टडी कराऊंगा, तो वहां पर इन चीजों को मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज आपको आती है। और अगर कोई किसी को नहीं आएगी तो वो वीडियो को देख के पढ़ लेगा, लेकिन इसलिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो अभी इसको बेसिक समझ के समझो। आप चैप्टर को मत देखो कौन सा चैप्टर में है कौन से में नहीं है, अगर आप चैप्टर देखोगे तो ये आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा, लेकिन बेसिक है। और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर यहाँ पे स्टार्टिंग में 4-5 चैप्टर तो इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, ठीक है। ये अगर ये सब कुछ समझ नहीं आया तो फिर आपको वो समझ आने वाला नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल चैन रूल की हम बात करें, मैंने बोला dy अपॉन dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। कहने का मतलब एक था 2 में तोड़ दिया, हम इसको 3 में भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dv, dv अपॉन du और du अपॉन dx। कहने का मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है कि सर ऐसे कैसे? कुछ वेरिएबल फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको एक ही बार में आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, उसको 3 हिस्से में भी तोड़ा जा सकता है। तो ये उसका रूल है, फॉर्मूला है। कहने का मतलब पहला वाला मैच होना चाहिए, लास्ट वाला इधर मिलना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करें तो du से du कैंसिल, वही तो बचता है। यहाँ देखो तो dv dv से कैंसिल, du dv से कैंसिल, तो यही तो बचता है। लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए फॉर्मूले को क्यों बनाया जाता है? ताकि हम उसको सॉल्यूशन कर सके, किसी भी जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके, इसलिए फॉर्मूला बनाया जाता है। उसी के लिए अपन ने ये क्या लगाया है? चेन सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? चेन सिस्टम बनाया है। अगला क्वेश्चन जो अगला है वो है डेरिवेटिव फॉर द पॉलिनोमियल्स। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हम बात करें तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बहुपद के अवकलन के लिए सूत्र, पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं बहुपद। मैं लिख देता हूँ बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में पोली का मतलब बहु और नोमियल्स का मतलब, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुपद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला होता है d अपॉन dx x टू द पावर n। इसका सॉल्यूशन होता है x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका एक ही फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो समझो कि आपको सब कुछ समझ आ गया। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर ये याद रख लिया तो समझो कि आपका आधा सा जो अवकलन है वो ही हो जाएगा। मतलब कि आधा सा जो डिफरेंशियल है, अवकलन बोलते हैं हिंदी में, वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर x की बजाय y होता और यहाँ पे y होता तो ये फॉर्मूला बन जाता y n-1। यानी ये इस पर डिपेंड करता है। अगर ये इसके साथ है तो ही हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। ये चीज आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। शायद आप किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब परेशानी अगर नहीं होगी तो यहाँ से बहुत मजा आने वाला है। मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, कहता हूँ सर ये चीज आपको अब टफ लग रही थी, आप देखना बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपसे कहा d अपॉन dx और x टू द पावर 2। मैंने कहा कि डिफरेंशिएट करो, मतलब कि अवकलन करो इसका। तो n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है। n की वैल्यू क्या है? 2। तो अपन सबसे पहले n की वैल्यू रखेंगे 2, फिर अपन x है तो x लिख देंगे और फिर लिख देंगे n-1 यानी 2-1। तो आंसर आ जाएगा आपका 2x टू द पावर 1। हो गया ना डिफरेंशिएट? यस। आया समझ? मजा आ रहा होगा तो फटाफट अपना जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और आगे भी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कुछ नया यहाँ से अपने को सीखने को मिल रहा है, तो शायद कुछ और भी लोग हमसे जुड़े और वो सीख सके। हम दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये तो पहले एग्जाम्पल हो गया था। सेकंड एग्जाम्पल और मजा आने वाला है। d अपॉन dx x टू द पावर 7। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो n की वैल्यू क्या है? 7। तो 7x 7-1 यानी n-1 यानी 7-1। तो इसको अपन लिखें तो क्या आ जाएगा? 7x टू द पावर 6। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मैं बहुत जल्द आपकी परेशानी को सॉल्व कर दूंगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल को समझाने, इसको सूत्र को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स करवाए थे। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गए हैं तो
तो आने वाले एग्जाम्पल पे आपको समझ आने लगेगा। मैंने कहा था ना कि वो जो फंक्शन है वो आपको समझ नहीं आएगा, उसमें थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद जब उस ऑपरेशन पे आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो वो ऑपरेशन आपको इजी लगने लग जाएंगे, यानी वो जो टर्म्स है हमारे जो हमने लिखी है यहाँ पर वो आपको पूरा की पूरा ऑपरेट अब ये कर रहा है ना ऑपरेशन, एक ऑपरेशन ही हो रहा है, इसको ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन पे लगे, इसका ऑपरेशन किया तो आंसर ही आ गया। तो ये एक ऑपरेशन होता है कि कोई कार्य कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए जिस सिस्टम या फिर जिस प्लान की जरूरत होती है उसी प्लान को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले हो रहे हैं, फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति के लिए, त्रिकोणमिति के लिए फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको त्रिकोणमिति के इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ा होगा आपने, ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। क्लियर, यहां से आपको अब बहुत कुछ समझ आने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है। ये फॉर्मूला होता है, स्पेलिंग होती है TRIGONOMETRIC, यानी ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर, अब हम बात करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, यानी पहला क्या होता है d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स। और दूसरा फॉर्मूला हमारा देखो d बाई डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कह रहे हैं कि साइन, सर ये चीज तो हमें क्लियर हो रही है, जो आप कह रहे हो वो बात सही है कि आपने साइन एक्स का तो कोस एक्स हो गया, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे फॉर्मूले की, d बाय डी एक्स। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले पढ़े हमने, सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन और पढ़ लेते हैं साइन ए एक्स। देखो साइन एक्स का कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर ए और लग गया, कांस्टेंट एक बार बाहर ले जाओ, एक बार अंदर रख लो, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए कोस एक्स। अब इसी जैसे अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो फोर्थ अपना फॉर्मूला बनता है यहाँ पे डी बाई डी एक्स और कोस एक्स कोस ए एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा, और अगर मजा आएगा तो यहाँ से पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10x। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा सारे के सारे यहाँ पर, आपको वैसे भी अच्छी तरीके से सारे जो भी आपका बोर्ड होगा इसमें दिखेगा आपको, और यहाँ से धीरे धीरे आप समझोगे भी। हम बात करते हैं नेक्स्ट 50, मान लीजिए हमने बोल दिया डी बाय डी एक्स और 10x। 10x का होता है sec स्क्वायर। अब कह रहे हो कि sec स्क्वायर कैसे होता है, भाई मैंने आपको बताया कि कुछ मैथमेटिक्स और साइंस जो होती है ना, उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को अपने को याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इन फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज अपने माइंड में सेट कर लेना कि सर हमें क्या करना है, तो सीधा मेरा आंसर मिलेगा आपको कि सब इनको याद रखना ही है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हम नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो डी बाय डी एक्स और 10x का मैं बात करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा a sec स्क्वायर x, मतलब a पहला जाएगा उसके बाद x, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले के आगे बढ़े, तो मान लीजिए मैंने बोल दिया d बाय डी एक्स और sec x, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका sec x 10x, यानी sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x और 10x, क्या हो जाएगा sec x और 10x। मेरे हिसाब से आपको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ से भी आपको परेशानी आती है तो फिर आपको इनको थोड़ा सा दोबारा देखना पड़ेगा, इस वीडियो को दोबारा आपको चलाना पड़ेगा। आगे हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर फटाफट ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे डी बाई डी एक्स मैंने बोल दिया sec x ax, तो क्या हो जाएगा a sec ax 10x, यानी a बाहर आ जाएगा sec x के साथ लग जाएगा और 10
ax भी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कोई दिक्कत है तो ये वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, आएगा और भी। अब एक दो फॉर्मूले और हैं जिसको हम देख लेते हैं फटाफट, और उनके बिहाफ पे फिर हम आगे जो भी हमारे आंसर्स होंगे उनको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे सॉल्व कर देंगे। अब जो आंसर है हमारे वो है आपके जो एक्सपोनेंशियल होती है उसके बिहाफ पे, यानी अगला फॉर्मूला हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल से जुड़े हुए हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब समझते हो? एक्सपोनेंशियल का मतलब जो e की पावर होता है, जैसे dy dx e टू द पावर x, तो इसका कुछ चेंज नहीं होगा, ये e टू द पावर x कैसे रहेगा। दूसरा जैसे फंक्शन देखें हम dy dx e टू द पावर ax, तो यहाँ पर a पहला जाएगा और e टू द पावर क्या जाएगा ax। ठीक है, और एक लास्ट और पढ़ लेते हैं यहाँ पर dy dx और उसको पढ़ लेते हैं log x, इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। log x से क्या होता है 1/x हो जाता है, log ex से क्या हो जाता है 1/x। इसका बेस फॉर्म लिख देना, यहाँ पर e लिख देना। ठीक है, अब आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो वहां से भी क्लियर हो जाएगी। हमारे जो भी डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूले थे मैंने सारे आपको बता दिए। अब आपको मैं ये जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं सबको यहाँ से रेज कर रहा हूँ, और अब हम करेंगे यहाँ से एक्सरसाइज सोल्व। क्या करेंगे? एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं हो तो अपने पास अपने फॉर्मूले साथ रख लेना कॉपी में, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे फॉर्मूले बार बार यूज होते रहेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। मैं आप सिंपल आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि डिफरेंशिएट यानी अवकलन ऑफ गिवन x इक्वल्स टू 3t plus 2t square with respect to t। आपको हिंदी में मैं लिखूं तो दिए गए का अवकलन करो t के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में। ठीक है, इसका हिंदी ये होता है। तो अब मुझे इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष में, यानी t का सापेक्ष तो ये हो गया, किसका करना है? x का करना है। इसको हम रखें तो dy dt x की वैल्यू रख दो 3t plus 2t square। मैंने आपको दूसरा तीसरा ऑपरेशन पढ़ाया था, वहां पे जो भी अपन पढ़ रहे थे वहां पे दूसरी तीसरी टर्म्स पढ़ा था, यानी फॉर्मूले पढ़े थे हमने। वहां पर कुछ सिखाया था आपको कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस में है तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, यानी किस तरीके से उनको अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए अपन ये कर सकते हैं कि दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3t plus d/dt और ये हो जाएगा 2t square। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो अब वो आराम से आप क्लियर हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, दो क्वांटिटी थी, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया। ऐसा कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि सर जो वहां पे जिनको टफ लग रहा था, अब समझ आया ना, उसका उपयोग हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। तो ये चीज मैंने इसलिए कहा था कि जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे धीरे धीरे आप वहां पे सीखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, तो वो चीज आपको क्या होती रहेगी, वहां से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे अगर आप क्लियर होते आगे बढ़ते हो। अब करना क्या है कि सर देखो इसमें दो है, दोनों मल्टीप्लाई में 3 तो कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, 3 तो यहाँ पर क्या है नियत है, और t वेरिएबल है मतलब परिवर्तनशील है। तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो इसका 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा d/dt और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली t। अब यहाँ देखो अपन 2 को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा d/dt और क्या बचेगा t²। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से किसी को दिक्कत होती है तो वो चीज भी अपन यहाँ से जैसे जैसे टाइम मिलेगा अपन उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते रहेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था मैंने, बहुपद का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, उसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, आप सबसे पहले हमने 3 लिखा, कोई छेड़खानी नहीं की। अब यहाँ पावर, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। जिसकी कोई घात अपने को दिखाई नहीं दे समझ लेना कि उसकी पावर 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इसकी पावर भी 1 हो गई, इसकी पावर क्या है 2 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। और हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है d/dx का, तो ये होता है nxn-1। यानी अब x की जगह यहाँ पर t है तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है, 1 लिखा, t लिखा और 1 - 1।
कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये तो लिखा n माइनस वन, वन माइनस वन, अब n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये अपना हो गया पहला वाला। अब दूसरे का देखो, दूसरा आपको कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो 2 और t 2 माइनस 1, मैंने इसी फॉर्मूले को लगाया, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दिया, इसको यहाँ लगा दे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। 3 यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई करना कोई मतलब नहीं है, और t टू द पावर क्या हो गया 0, और इधर देखो प्लस 2 और यहाँ पर हो गया अपना 2 और t टू द पावर 1, यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 और t टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। मैंने आपको ये विमीय विधि जो पढ़ाया था, मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाया था, उसमें भी सिखाया था कि कोई भी जो वैल्यू होती है अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। हमने यहाँ पर वही 1 कर दी है, प्लस अब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 t टू पावर 1। अब इसको सॉल्व करें हमारे आंसर तो हमारा आता है 3 प्लस 4t 1। ये क्या हो गया हमारा अवकलन हो गया, क्या होगा हमारा ये अवकलन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया अवकलन कर लिया। अब इसी का हमको दूसरे एग्जांपल देखते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। इसका ही हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा 9t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। अब बताओ 2 नहीं 4t स्क्वायर, बताओ विद रिस्पेक्ट टू t करो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर सारा चेंज कर देते हैं एक बार, नए सिरे से करेंगे। करो तो एक बार कोशिश करोगे, धीरे धीरे समझ आएगा। हो सकता है कि पहला एग्जांपल आपको समझ नहीं आया हो, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके जो एग्जांपल्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अपनी कॉपी पेन निकालो और उसके अंदर फटाफट थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से अपना सॉल्व करना शुरू करो। अगर यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो ये चीजें आपको आसानी से समझ आने लगेगी, ठीक है। अब देखो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ, x की वैल्यू रख दो फटाफट 9t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, तो और खेला ले लो, ठीक है। 9t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, अपना क्या है 9t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सा अपने को सब्र रखो, चीजों को देखो पहले ध्यान से। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो लगातार देखते जाओ। मैं कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, कम से कम 15 करूंगा, तभी जाके ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर जब तक 15 में नहीं करूंगा, जब तक किसी न किसी कोई ना कोई डाउट रह जाएगा, और अगर उसके बाद भी किसी का डाउट आता है तो फिर आपको उस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत है, शुरू से स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9t क्यूब, तो मैंने सबको अलग कर दिया d/dt, और यहाँ रख दिया 9t क्यूब प्लस, फिर वापस रख दिया हमने d/dt, वही ऑपरेशन लगाया और बोल दिया 4t स्क्वायर, ठीक है। ये कर दिया 4t स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमारे दो फंक्शन है, देखो ये 9 है और ये t है, तो t के साथ तो वेरिएबल है, लेकिन 9 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो फटाफट अलग सेपरेट कर दो। तो 9 तो हो गया आपका सेपरेट, तो क्या बचता है d/dt, और वेरिएबल हो गया आपका t क्यूब। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अब खत्म हो जाएगी। प्लस यहाँ देखो 4 d/dt और t स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जो कांस्टेंट था उसको मैं बाहर लेके चला गया, और जो वेरिएबल है उसको मैंने वही के वही रखा। कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, वेरिएबल वही रखा, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, वेरिएबल वही रखा। अब इसके अंदर ये जो क्वांटिटी अपने पास, ये सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है, सीधा डिफरेंशिएशन करना है, यानी आपने को अवकलन करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 9 और उस पूरे फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स का, यानी बहुपद का फॉर्मूला, वो क्या है n-1, n की वैल्यू क्या है 3, तो सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर t 3 - 1, यानी n x टू द पावर n-1, यानी n-1 यानी 3 - 1। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे को उठाओ प्लस 4, यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है 2, सबसे पहले 2 रखेंगे, फिर t और 2 - 1। अब ये सिंपल फंक्शन अपने को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे 9 इसको सॉल्व करो 3 और t टू द पावर स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हो गया 2t और पावर 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 27t स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो गया 8, यानी 8t। 1 लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, अगर जहाँ कोई क्वांटिटी नहीं होती या कोई पावर नहीं होती वहाँ पावर 1 होती है, ये चीज़ अपने को अंडरस्टैंड है और बहुत दिनों से जानते हैं, और आगे भी अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी ये क्या आ गया अपना अवकलन आ गया, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अब और जो हम न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे वो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम इसके बाद अब अगला एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दूसरे एग्जांपल ले लेंगे, और ऐसे 4-5 एग्जांपल जब तक हम नहीं करेंगे जब तक हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। जैसे जैसे अपन एग्जांपल करते जाएंगे वैसे वैसे सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी, और अगर इस तरीके से हम क्लियर करते हैं तो
हमारा जो ये बेसिक है वो धीरे धीरे बनता रहेगा, यानी धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, यानी कोई भी वैल्यू है y, कोई फंक्शन है y और ये फंक्शन क्या है 7t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर और प्लस 5। मैंने पहला ऑपरेशन पढ़ाया था आपको, यानी पहला जो फॉर्मूला था वो बताया था मैंने कांस्टेंट, इस बार मैंने कांस्टेंट को ले लिया है साथ में। उस ऑपरेशन का हम इसका यहाँ पर यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका ये कोई फंक्शन है आपका, यानी ये कोई क्वांटिटी है, इसका अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन, हिंदी बोलते हैं अवकलन, इंग्लिश बोलते हैं डिफरेंशिएशन। विद रिस्पेक्ट टू मतलब t के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष इसका फंक्शन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो dy/dt, ये y का t के सापेक्ष क्या हो गया, अवकलन। y का t के सापेक्ष अवकलन को हम मैथमेटिक्स में गणितीय रूप में इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा होती है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? मैं इसको वापस लिख देता हूं, क्या लिखा हमने dy/dt। अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करना है, तो यहां y की वैल्यू सीधी पुट करो d/dt, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, y की वैल्यू सीधी रखनी है अपने को, और कोई यहां पे अलग अपने को दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि ये चीज आपको धीरे धीरे अब समझ आने लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वही रूल देखो, सबको सेपरेट कर दो, सबको सेपरेट करोगे, यानी मैंने ऑपरेशन सेकंड बताया था आपको, उसमें यही बताया था कि इस तरीके से हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो वही हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा d/dt, यानी 7t क्यूब प्लस d/dt 9t स्क्वायर प्लस d/dt 3t स्क्वायर प्लस d/dt और 5। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो धीरे धीरे यहाँ से वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, हम इस फंक्शन के अब अंदर देखो, इसमें दो है, एक 7 क्वांटिटी है, एक t है, t तो वेरिएबल है। सर ये कह रहा हूं सर कैसे पता करेंगे सर t वेरिएबल और 3 कांस्टेंट है? बात आपकी सही है भाई, जो d के साथ जो लगा हो ना, अगर इसका समान राशि आपको दिखे तो समझ जाना कि वेरिएबल है, और अगर इसके समान 7 है क्या, नहीं है भाई, t है, t क्यूब हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, t टू पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन है तो सही ना, तो इसकी जैसी है उसको तो वेरिएबल मान लो, जो इसका जैसा नहीं है उसको क्या मान लो आप, कांस्टेंट मान लो। जैसे हम इसको सॉल्व करें हम तो सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पर 7d/dt और t क्यूब प्लस 9d/dt और t स्क्वायर प्लस 3d/dt और t स्क्वायर और प्लस 5 और d/dt और पावर 1। ठीक है, इस तरीके से अगर ये चीज आपको नहीं दिख रही है तो जो लास्ट के दो फंक्शन है उनको वापस ये लिख रहा हूँ, 3d/dt और क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5d/dt और ये हो जाएगा पावर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सॉल्व करो, 7 को रखो, कोई दिक्कत नहीं, t स्क्वायर का देखो 3t 3 - 1, सब कैसे कर दिया n - 1 n - 1 हो गया ना, प्लस 9 का देखो, इसका देखो 2t 2 - 1 हो गया सर, कर दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा ये है 3 हमने बाहर रखा और क्या हो गया 2t 2 - 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और 1 का क्या होता है 0, ये चीज हमें समझना, 1 का क्या होता है 0, यानी कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लो, 7 3 21 t to the power 2 प्लस 18 t to the power 1 प्लस 6 t to the power 1 प्लस 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसको दोबारा मैं लिखूं तो आ गया 21 t स्क्वायर प्लस 18 d1 प्लस 60, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन आ गया, यानी अवकलन आ गया। ठीक है, समझ आने लगा है, थोड़ा सा यहाँ से आपको मजा भी आने लगा होगा। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम कल कर लेंगे, ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। इसी के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज नहीं किया है। ट्रिग्नोमेट्री को जब हम यूज करेंगे तो वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री को कल वाले पार्ट में यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी मान लीजिए कोई t की वैल्यू है और 3x 5 है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ अपने को निकाला है x के रेस्पेक्ट में अवकलन, यानी dt/dx। तो d/dx और t की वैल्यू रख दो 3x to the power 5 प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 9। फटाफट सेपरेट करो, डी अपॉन डी एक्स 3 टू द पावर एक्स टू द पावर 5 प्लस डी अपॉन डी एक्स और 2 एक्स टू द पावर स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे क्या आ गया आपका 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ, कांस्टेंट बाहर निकालो, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स और एक्स टू द पावर 2 और 9 डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। ठीक है भाई, अब इसका लास्ट आपको क्या करना है, अवकलन करना है। देखो n की वैल्यू 5 है तो 3 तो पहले से ही है और 5x 5 minus 1 प्लस 2 पहले से ही है 2x 2 minus 1 प्लस 9 पहले से ही है और इससे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व कर लो, 15x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 1 प्लस 0, ये क्या आ गया आपका अवकलन आता है। इसी के साथ जो आज का लेक्चर है हमारा वो फिनिश होता है। कल हम इसी पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे और जो भी बचे हुए इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और तब तक आपसे विदा, नमस्कार। और ये हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच।